ऑफ द रिसर्च पढ़ाऊँगी। दोस्तों, टाइप्स ऑफ द रिसर्च पढ़ाने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शिक्षा में रिसर्च का जो होता है, अनुसंधान के कुछ उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, रिसर्च का उद्देश्य पहला सबसे मोस्ट उद्देश्य क्या होता है कि हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च करते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका कि हम जो भी हमारा पहले का स्ट्रक्चर हो उसमें सुधार करने के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे एजुकेशन में रिसर्च, तो एजुकेशन पॉलिसीज़ को सुधार करना, शिक्षण विधियों को सुधार करना। तो रिसर्च के ये मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम एजुकेशन में रिसर्च या किसी फील्ड में रिसर्च क्यों करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जिस फील्ड में भी रिसर्च कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी जो प्रायर समस्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें, उसका समाधान करें और नए सॉल्यूशन ला कर दें, सो दैट कि जो पॉलिसीज़ हैं वो स्मूथली रन कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एजुकेशन में रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो रिसर्च सब फील्ड में एक जैसे ही होते हैं, बट एजुकेशन में जो रिसर्च होते हैं कैसे यूटिलाइज होते हैं और क्या क्या टाइप्स के होते हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला रिसर्च है मौलिक अनुसंधान। बेसिक रिसर्च से प्योर रिसर्च भी कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअली बेसिक रिसर्च क्या कहता है दोस्तों कि मौलिक अनुसंधान, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ज्ञान का विस्तार करना और नए सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित करना। यह अनुसंधान सामान्यतः सैद्धांतिक आधार पर किया जाता है और इसका सीधा उद्देश्य किसी विशेष समस्या का समाधान नहीं होता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसके सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया आपको। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ावा देना। अब इसका कुछ अन्वेषणात्मक उद्देश्य भी होता है। इसकी विशेषता होती है कि मौलिक होता है ये अनुसंधान, ज्ञान की गहराई के विस्तार पर केंद्रित होता है और इसकी नियंत्रित परिस्थितियाँ होती हैं। दोस्तों, इसमें प्रयोगशाला जो होती है, जो भी एक्सपेरिमेंटल प्लेस होते हैं, स्थितियाँ नियंत्रित वातावरण में होती हैं। दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, दीर्घकालिक प्रभाव, इसका जो बेसिक रिसर्च होता है दोस्तों, इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। जो भी रिसर्च हम करते हैं, मौलिक अनुसंधान के परिणाम दीर्घकालिक होते हैं और यह अन्य अनुसंधानों के लिए आधार भी प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दे दिया है, सीखने के सिद्धांत पर अनुसंधान, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इन सारे पर अगर हम कुछ रिसर्च करते हैं तो जो भी फाइंडिंग्स पाई जाती हैं, जो भी सोल्यूशन आते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूजेबल होते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि भौतिकी में परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करना या जीव विज्ञान में डीएनए के कार्य को समझना बुनियादी अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, यह अनुसंधान भविष्य में संभावित तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नतियों की नींव तैयार करता है। दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम ये दोनों उदाहरणों से देख सकते हैं कि जो भी हम इसमें रिसर्च करते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं, जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि सैद्धांतिक आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि इसमें और ज़्यादातर सॉल्यूशन देना और जो भी फाइंडिंग्स पाई जाना उसे नए रिसर्च में उपयोग करना होता है। दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिसर्च है दोस्तों अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड से आप समझ सकते हैं कि वो रिसर्च जो अप्लाई किया जा सके। से बेसिक रिसर्च था दोस्तों, तो बेसिक रिसर्च का मतलब था कि मौलिक पहलुओं को समझने के लिए किया जाता था बेसिक रिसर्च।
किसी विशिष्ट व्यावसायिक या व्यवहारिक उद्देश्य के लिए किया जाता, बिना मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता था दोस्तों, बस इसको मौलिक पहलुओं को समझने के लिए जो भी रिसर्च करते हैं, और वो क्या कहलाता है, बेसिक रिसर्च कहलाता है। अप्लाइड रिसर्च क्या कहलाता है दोस्तों, आइए समझते हैं। अप्लाइड रिसर्च अनुपयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना है। ये सीधे बेसिक रिसर्च का उल्टा है दोस्तों। इसमें हम मौलिक समस्याओं को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च में विशिष्ट समस्याओं को समाधान करने के लिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, अंडरस्टैंड करते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि इसका क्या महत्व होता है। अब इसका व्यवहारिक परिस्थितियों में इसको जो भी रिसर्च किया जाता है ये लागू होता है। यह अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, व्यवहारिक जीवन को अप्लाई करने के लिए, व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने के लिए इसे किया जाता है दोस्तों। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। व्यवहारिक उद्देश्य होता है दोस्तों इसमें। तो मेनली क्या होता है अप्लाइड रिसर्च की अनुसंधान जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करना, मौजूदा समस्याएं जो होती हैं दोस्तों उसके समाधान के लिए नए तरीके और तकनीकी को विकसित करना। यह बुनियादी अनुसंधान के सिद्धांत और निष्कर्षों को व्यवहारिक स्थितियों में लागू करने पर केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मौजूदा समस्याओं का समाधान प्लस उसको समाधान करने के लिए नई तकनीकों का विकास करने में मदद करता है दोस्तों। समस्या केंद्रित होता है दोस्तों, ये तत्काल प्रभाव से भी परिणाम जो व्यवहारिक होते हैं उसे लागू किया जाता है दोस्तों। कंटेक्स्ट इसमें जो होते हैं वो संवेदी हो सकते हैं दोस्तों, विशेष संदर्भों और परिस्थितियों पर आधारित होता है, इसलिए संवेदी हो सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एक नई शिक्षण विधि का परीक्षण और उसका प्रभाव शिक्षा में सुधार के लिए किया जा सकता है। कि मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग एजुकेशन वो है टीचिंग मेथड्स है, और उसमें आप रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो भी आप चेंजेस पाते हैं और चेंजेस को अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ न कुछ प्रभाव उसका देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। ये बहुत स्मॉल टाइप की रिसर्च होती है दोस्तों जो कि मेनली की जाती है। तो इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि ये एक्शन रिसर्च एक्चुअली क्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक अनुसंधान विधि है जिसका उद्देश्य तत्काल समस्याओं का समाधान करना और शिक्षण और प्रशासन की प्रथाओं में सुधार लाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्काल प्रभाव से करती है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है और इसके परिणाम भी कॉन्सिक्वेंसेस भी तुरंत ही पता चल जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्रक्रिया में लागू किया गया इसे और उसका परिणाम आ गया, तो इसको कह सकते हैं हम कि यह एक ऐसी शोध विधि है जो विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए दोस्तों प्रायोगिक या भागीदार दृष्टिकोण अपनाती है। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर एक निश्चित संदर्भ में सुधार करना होता है। बहुत छोटा सा इसका एम होता है दोस्तों, और उसका सुधार करना ही इसका उद्देश्य होता है। इसमें शोधकर्ता और शोध के विषय के बीच सहयोग और सक्रिय भागीदारी भी शामिल होती है दोस्तों। यहाँ पर जो दो रिसर्च हमने ऊपर पढ़ी उसमें पार्टिसिपेंट्स का रोल कितना है, क्या है, ये गोपनीयता में, लेकिन एक्शन रिसर्च में दोस्तों तुरंत दिखता है ये सारी चीज़ें। तो ये प्रतिक्रियात्मक भी होती है दोस्तों, भागीदारी भी होती है इसमें, शिक्षकों, प्रबंधकों और अन्य प्रैक्टिशनरों की शैक्षिक भागीदारी होती है। समय संवेदी होती है, अनुसंधान वास्तविक समय में समस्याओं का समाधान करता है, आमतौर पर छोटे चक्रों में किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्मॉल काइंड्स की रिसर्च होती हैं जो कि एक्शन के रूप में करी जाती हैं। सुधार की प्रक्रिया, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम या शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार लाना
एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च में हम ये देख रहे थे कि सुधार की प्रक्रिया, एक्शन रिसर्च बेसिकली सुधार की प्रक्रिया की जांच करता है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षण विधियों में सुधार करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। अब जैसे इस प्रक्रिया में शोधकर्ता और प्रायोगिक वातावरण जैसे स्कूल, संगठन, समुदाय के सदस्य मिलकर समस्या की पहचान करते हैं, समाधान की योजना बनाते हैं दोस्तों। समाधान को लागू करने के लिए परिणामों की समीक्षा भी की जाती है। ये चक्रीय प्रक्रिया होती रहती है दोस्तों, और निरंतर इसका मूल्यांकन होता है और फिर समायोजन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक शिक्षक जो अपने कक्षा में छात्रों की पढ़ाई की विधि में सुधार करना चाहता है, वह एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकता है। वह कक्षा में एक नई शिक्षण विधि लागू करके उसके प्रभावों का मूल्यांकन भी कर सकता है और फिर परिणामों के आधार पर आवश्यक सुधार भी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये ही है क्या कि ये एक्शन रिसर्च के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नया। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट रिसर्च हैं बेसिकली वो इसी तरह से किए जाते हैं। तो आज के लिए नहीं मैं आगे बढ़ाती हूँ कि एक गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च भी होता है दोस्तों। इसको भी जान लीजिए क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। हमारे पास टाइम है तो आज इसको भी पढ़ लेते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च को गुणात्मक अनुसंधान हिंदी में कहते हैं दोस्तों। और गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य अनुभवों, धारणाओं और सामाजिक परिघटनाओं को गहराई से समझना होता है। जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये इसके अंतर्गत ही स्टडी की जाती है। ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, ये इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं until and unless they are not containing numeric things। ठीक है दोस्तों, तो यह अनुसंधान अनुभवात्मक और सुसंगत जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका विश्लेषण वर्णन निरंतर होता रहता है। तो ये वर्णनात्मक अनुसंधान है और ये क्या करता है, लॉन्ग थ्योरी को डेवलप करता है। इसमें डेटा को शब्दों और विवरणों के माध्यम से संकलित और विश्लेषित किया जाता है। गहराई से इसका अध्ययन होता है दोस्तों। व्यक्तियों, समूहों के गहरे अनुभव का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसमें साक्षात और अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार मतलब 1 by 1 इंडिविजुअल का साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन भी ग्रुप का ऑब्जर्वेशन या ग्रुप में लोगों के विचारों को जानना, सब गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाते हैं। लचीले दृष्टिकोण मतलब यहाँ पर अब मैंने बताया ना कि ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट, ऑलमोस्ट इट इज़। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में लचीलापन होता ही है क्वालिटेटिव में। ये परिणामों के आधार पर अनुसंधान दिशा में परिवर्तन कर सकता है। संदर्भ विशिष्ट दोस्तों, इसमें जो संदर्भ होते हैं वो दिए जाते हैं। संदर्भ पर आधारित तो विशेष परिस्थितियों में लागू भी होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद का विश्लेषण या विशेष शिक्षा पद्धति के प्रभाव पर गहराई से अध्ययन कोई रिसर्च करना चाहता है, तो छात्रों के अपने अलग अलग अनुभव काउंट होंगे और शिक्षकों के भी अलग अलग अनुभव काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। दोस्तों ये मोस्ट फैक्टफुल और ऑथेंटिकेटेड रिसर्च माना जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सांख्यिकी डेटा एकत्र करना और इसका विश्लेषण करना होता है दोस्तों। अब जब हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो हमें फैक्ट्स भी राइट आएंगे, हमें रिजल्ट भी राइट ही मिलेगा दोस्तों। उसमें कुछ फेरबदल हम नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटेटिव में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों, ताकि सामान्यीकरण और पूर्वानुमान किया जा सके। अनुसंधान संख्या और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्रदान करता है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से फैक्ट और फाइंडिंग पे आधारित होता है। इसके जो रिजल्ट आते हैं वो एकदम ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं दोस्तों।
आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, इसमें डेटा का सांख्यिकी विधियों के माध्यम से संकलित और विश्लेषित किया जाता है। ठीक है। मानवीकरण, अनुसंधान में प्रयोग और सर्वेक्षण के लिए मानवीकृत उपकरणों और प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसमें एक्यूरेट डेटा को काउंट किया जाता है दोस्तों। सारणीबद्ध मतलब सीक्वेंस में सारे डेटा रहते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। सटीक अनुमान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें रियल फैक्ट की बात होती है और रियल रिजल्ट ही हमें प्राप्त होता है। विस्तृत नमूना भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम इसको डेटा को जो एक्सप्लेन करते हैं तो विस्तृत नमूने के अंतर्गत आ जाता है। अब उदाहरण के रूप में बता रही है कि छात्रों के प्रदर्शन के डेटा का विश्लेषण। अरे मतलब कक्षा में कितने छात्र आ रहे हैं, कितने छात्र जा रहे हैं। शिक्षण विधियों के प्रभाव की सांख्यिकी तुलना, आप कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा प्रभावशाली है कक्षा में, या शिक्षकों के परिणामों के लिए मानक परीक्षण का उपयोग, और शिक्षक परिणाम घोषित कर रहे हैं तो कौन से मानक के अंतर्गत वो घोषित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाती है दोस्तों। अब इसके बाद आता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का संयोजन होता है दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है दोनों दृष्टिकोण के लाभ को एकत्रित करना और एक अधिक व्यापक और गहराई समझ प्रदान करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की विशेषताओं को इंक्लूड किया जाता है रिसर्च में। तो हम एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? संयोजन, इसमें गुणात्मक मात्रा दोनों डेटा मिले होते हैं दोस्तों। विविधता, अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है तो विविधता तो होगी ही दोस्तों। तो इसके जो हाइपोथेसिस बनते हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये 2 से अधिक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उचित दृष्टिकोण अपनाया जाता है दोस्तों। इसमें लचीलापन प्रदान करता है, दोनों प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है। संपूर्ण दृष्टिकोण होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की रिसर्च हैं। जब हम एक तरीके से इसको करेंगे तो पूरा हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज टाइप्स ऑफ द रिसर्च समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट कोई नहीं, आगे हम और भी पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में और फिर देखेंगे कि सैम्पल्स ऑफ द रिसर्च पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। इससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कल जो मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए उस पर कुछ क्वेश्चंस आंसर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ और आप लोग उसे अटेम्प्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़।